आने वाले जल्द ही करीब पहुंच गए। इनकी तादाद 5 थी और तमाम ने हाथों में SMG गनें पकड़ी हुई थी। इंडिया की फौज में आमतौर पर जर्मनी की बनी हुई राइफल इस्तेमाल होती है जिसे G2 कहते हैं। इसका असल नाम G1 है, लेकिन इंडिया ने इसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली करके इसे G2 का नाम दे दिया और पाकिस्तान आर्मी में भी यही राइफल थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ G3 के नाम से इस्तेमाल हो रही है। ये राइफल करीब या दूर हर किस्म की लड़ाई में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी यही है कि ये बर्फीले इलाके में अपना काम छोड़ देती है और जाम हो जाती है। इसलिए इस इलाके में दोनों मुल्कों की अफवाज चाइना या रूस की बनी हुई SMG इस्तेमाल करती है। इस वक्त भी आने वालों ने यही गनें पकड़ी हुई थी और इनके खौफनाक दानों का रुख सामने की जानिब था। इनके साथ मुज़ाहमत करना लाहासिल था, इसलिए इनके नज़दीक पहुंचने से पहले मैं दोनों हाथ उठाए इनके सामने पहुंच गया। तमाम मुझसे 50-60 गज की दूरी पर रुक गए। इसी तरह हाथ उठाए इधर आ जाओ, इनमें से एक दरख्त लहजे में बोला और मैं आहिस्ता से इनकी जानिब चल पड़ा। तमाम ने अपनी गनों का रुख मेरी जानिब किया हुआ था और मेरी हल्की सी बेकायदगी पर वो फायर खोलने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरा इस किस्म का कोई इरादा नहीं था। इनके करीब जाकर मैं रुक गया। रूसी, इसकी तलाशी लो, मुझे बुलाने वाला था अपने साथी से बोला। गालिबन वो इनका सीनियर था। इसके रैंक का अंदाज़ा लगाना मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि पार के बर्फानी लिबास की वजह से इसका रैंक नज़र नहीं आ रहा था। यूँ भी इस इलाके में वर्दी का इस्तेमाल नहीं होता था। तमाम लोग ज़्यादातर ट्रैक सूट वगैरह इस्तेमाल करते थे। अलबत्ता चेहरे मोहरे से वो सूबेदार ही लगता था। बाद में मेरे अंदाजे की तस्दीक भी हो गई। यस सर। रूमी नामी जवान आगे बढ़ा, अपनी राइफल सलंग अप की यानी कंधे पर लटकाई और मेरी तलाशी लेने लगा, लेकिन मेरी जेब से सिवाय खतूत और कुछ ना निकला। पानी की बोतल और टार्च इसने मेरी जेब में रहने दी थी। इसके पास कुछ नहीं है सर, ये कागज़ मेरे पास ले आओ। इसके सीनियर का इशारा मेरे खतूत की जानिब था। वो खतूत लेकर अपने सीनियर की जानिब बढ़ा तो मैं बोला, मैं अपने हाथ नीचे कर सकता हूँ? कर लो, वो मुख्तसरन बोला और मैंने अपने हाथ नीचे कर लिए। हाँ, दोनों हाथ पढ़कर इसने लंबी सांस खींची और बोला, तो तेरा नाम उमर जान है, सामान वगैरह नहीं है तेरे पास? है, और अपने सामान की जानिब इशारा करते हुए बोला, वहाँ पड़ा है। पिट्ठू की तलाशी इनके लिए लाहासिल रही थी। तेरा हथियार किधर है? इनका सीनियर मुझसे मुखातिब हुआ। हथियार नहीं है मेरे पास सूबेदार साहब, रोई नामी आदमी बोला। इसने अपना हथियार बर्फ में ना छुपा दिया हो। रोई की बात सुनकर तमाम बेहतियार दाएं बाएं देखने लगे, जैसे सचमुच वहाँ मैंने कोई हथियार बर्फ में दफन कर रखा था। तमाम लोग दाएं बाएं ढूंढो, शायद इसने बर्फ में हथियार दफन कर रखा हो, सूबेदार बोला और चारों मेरे छुपने की जगह के इर्द गिर्द बर्फ में ढूंढने लगे। सूबेदार मेरी निगरानी के लिए खड़ा रहा। तेरी आमद का मकसद क्या है? सूबेदार मुझसे मुखातिब हुआ। सर, इसके रैंक के एहतराम करते हुए मैं मुअद्दब लहजे में बोला, मैं इधर गलती से आ गया हूँ। मेरा इरादा अपने घर जाने का था। ये दोनों खतूत जो आपके पास हैं मुझे कल रात वसूल हुए हैं और रास्ता बंद होने की वजह से छुट्टी का मिलना मुश्किल था, इसलिए मैं बगैर छुट्टी लिए पोस्ट से अकेला भाग खड़ा हुआ, लेकिन बदकिस्मती से भटक कर आपकी तरफ आ निकला। कहानी अच्छी है बरखुरदार, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को ये कितना मुतासर करती है ये तुम्हारी किस्मत पर मुनस्सर है। ये कहकर वो अपने हाथ में मौजूद दवा की टाकी की तरफ मतवजे हुआ और मेरे बारे में रिपोर्ट पेश करने लगा। दास फॉर 2 आवर, 2 फॉर दास सेंड योर मैसेज आवर। सर, एक ही परिंदा था, पकड़ लिया है, लेकिन चोंच कटी हुई है। आवर, चोंच कटी होने का मतलब मेरे पास हथियार ना होना था। ठीक है, इसे नंबर 5 पहुंचा कर तुम लोग वापस आ जाना। ओवर। यस सर, ओवर। दूसरी जानब से लाजमन कोई अफसर था, इसलिए सूबेदार इसको सर कहकर मुखातिब कर रहा था। ओवर एंड ऑल कहकर दूसरी जानब से राबता मुनक़ता हो गया। चारों आदमी अपनी तलाश में नाकाम होकर एक मरतबा फिर हमारे नज़दीक आन मौजूद हुए थे। चलो भाई उमर साहब, सूबेदार दास इस तंजिया लहजे में बोला, तेरे छुट्टी जाने के शौक ने हमें भी ख्वार कर दिया। इसको कहाँ ले जाना है सर? वो आदमी जो मेरी राइफल की तलाशी में काफी दूर तक निकल गया था और वायरलेस सेट में दिए गए आर्डर को नहीं सुन सका था, बोला। हालांकि अगर इसमें जरा भी अकल भरी होती तो वो इसी जगह तक तलाशी लेता जिस जगह तक मेरे पाँव के निशान बने हुए थे। इसे गुजरान पर पहुंचा के वापस आना है। सूबेदार दास की बजाय रूई बोला, इसका मतलब है वापसी कल ही होगी। पहला आदमी सर हिलाते हुए बोला, अपना पिट्ठू उठाओ और लक्ष्मण के पीछे चलो। सूबेदार ने मुझसे मुखातिब होकर कहा और मैं अपने पिट्ठू की जानिब बढ़ गया, जबकि लक्ष्मण नामी शख्स गुजरान पोस्ट के रास्ते पर चल पड़ा। इसके पीछे मैं भी हो गया और बाकी तमाम मेरे पीछे सिंगल लाइन में चल पड़े। सूबेदार दास सबसे आहर में था। चलते चलते मैंने घड़ी पर निगाह दौड़ाई, 3 बजने वाले थे।
हम शाम तक चलते रहे। रास्ते में चढ़ाइयों की बनिस्बत उतराइयाँ ज़्यादा आई थी, इसलिए हम काफ़ी फासला तय कर चुके थे। बादल टकड़ियों की सूरत आसमान पर जमा होने शुरू हो गए थे और हल्की हल्की आवाज़ चलने की वजह से इकट्ठे होते जा रहे थे। बर्फ़ पिछले दिन की निस्बत सख्त हो गई थी, इसलिए पाँव बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं उतर रहे थे। एक सीधी चढ़ाई के करीब जाकर हमारा गाइड रुक गया। क्या बात है मोहन? सूबेदार ने इससे पूछा। रास्ते में हमारे गाइड बदलते रहे थे और इस वक्त लक्ष्मण के बजाय मोहन नामी जवान हमारा गाइड था। सर, एक जगह एवलांच बर्फानी तोदा गिरने का खतरा है, मोहन बोला। अगर इजाज़त हो तो फायर करके तसल्ली कर लें। बाज़ औक़ात बर्फानी तोदे को तहरीक देने के लिए हल्की सी आवाज़ की ज़रूरत होती है, इसलिए ऐसी हसास जगहों पर आर्मी अमूमन किसी भी हथियार का फायर करती है और बर्फानी तोदा अगर गिरने वाला हो तो गिर पड़ता है। नहीं, इस जगह कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, सूबेदार ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा और मोहन ने एक मरतबा फिर चल पड़ना शुरू कर दिया। मैं भी इसके पीछे हो लिया। सारी रात के सफ़र और फिर दिन को भी आराम ना मिलने के बाद मैं थकावट सख्त महसूस कर रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि आराम किया जाए, लेकिन दुश्मन के सामने इस किस्म का कोई कमज़ोरी जाहिर करना नहीं चाहिए। बर्फानी तोदे के मुतालिक सुनकर मेरी आंखों में से मलकचे अंधेरे में चारों तरफ घूम रही थी। जहां बर्फानी तोदे गिरने की सूरत में बचा जा सकता था, तमाम लोग खामोशी से चढ़ाई चढ़ रहे थे। हालांकि रास्ते में इनके मुंह किसी भी जगह बंद नहीं हुए थे और वो सारे रास्ते मुझको सुनने के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी का भी मजाक उड़ाते रहे थे। मजाक उड़ाने में लक्ष्मण नामी आदमी पेश रहा था। पाक आर्मी के मुताल्लिक सैकड़ों लताइफ और बेसरो बातें इसे अबजर थी, जिन्हें वो सारे रास्ते मुंह से उगलता रहा, जबकि मेरी कोशिश ये थी कि दाएं बाएं के मनाजर देखने में मशगूल रहूं और इनकी बातों को ना सुनूं। लेकिन ये समात बड़ी लाजम होती है और ऐसी बातें जो आप नहीं सुनना चाहते इनको सुनाने की कोशिश की जाती है। चढ़ाई काफ़ी मुश्किल थी, इसलिए हमारी रफ्तार बहुत सुस्त हो गई थी। इन तमाम की बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ था कि इस चढ़ाई के बाद गुजरान तक कोई काबिल ज़िक्र चढ़ाई नहीं होती। हम इस चढ़ाई के दरमियान तक पहुंच पाए थे कि अचानक एक तेज़ गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये आवाज़ मेरे कानों के लिए नामानूस नहीं थी। टॉप 3 पर रहते हुए मैंने ये आवाज़ कई मरतबा सुनी थी और ये बलाशुबा इसी आफत की आवाज़ थी जिसे बर्फानी तोदा कहते हैं। इसकी हलाकत आफरीनी से सिर्फ वही लोग वाकिफ होंगे जिनको बर्फानी इलाके में रहने का इत्तेफाक हुआ हो। इसमें फंसना 99% मौत थी। तेरा बेड़ा गर्क जाए मसले। लक्ष्मण, इस नाजुक टाइम में भी मुझे को सुनने से बाज न आया। मैं सारे रास्ते किसी ऐसी जगह की तलाश में रहा जहां बर्फानी तोदे गिरने की सूरत बचा जा सके। इस वक्त भी मेरी नज़र किसी ऐसी जगह की तलाश में थी, मगर इर्द गिर्द कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं थी। गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनते ही मैंने सबसे पहला काम तो ये किया कि अपना पिट्ठू अपने कंधों से निकाल फेंका। इसके होते हुए मैं अपना दिफा खुलकर नहीं कर सकता था। इस वक्त मेरे दिमाग में रट्टू स्कूल के सीनियर इंस्ट्रक्टर मेजर आफ्ताब की हिदायत ताज़ा हो गई थी। जवानों, किसी भी मौका पर घबराना नहीं। जब भी कोई ऐसी सूरत-ए-हाल में फंसो, हरकत में रहना और इस तरह हाथ चलाना जैसे तैराकी की जाती है। मैं भी नीचे की तरफ दौड़ा और जैसे ही बर्फ की बौछार मुझ पर पड़ी, मैं जिस्म ढीला छोड़ते हुए तैराकी के अंदाज में हाथ चलाने लगा। वो तमाम बजाय किसी हरकत के जोर जोर से अपने भगवान और राम को पुकार रहे थे, मगर मैं 2 आवाज़ों के बाद बर्फानी तोदे ने इनकी आवाज़ें बंद कर दी थी, या शायद मेरी स्माहतों पर ही मोहर लगा दी गई थी। वो बुलंदी जिस तक पहुंचने के लिए हमें घंटा भर लगा था, बर्फानी तोदे ने मिनट से भी कम अरसा में हमें वापस तह में पहुंचा दिया। नीचे गिरते ही मैंने अपनी हरकत बंद नहीं की थी, बल्कि इसी तरह मैं हरकत में रहा था। अपने चेहरे और जिस्म के लिए मैंने काफ़ी जगह बना ली थी। सबसे पहले मैं अपने चेहरे और जिस्म से बर्फ़ को दूर धकेलता हुआ। मेरे इंस्ट्रक्टर की आवाज़ इस वक्त मुझे इतनी वाज़ेह सुनाई दी जितनी बर्फानी तोदे की हिलाकत है इससे बचने के तरीके के बारे में लेक्चर देते वक्त सुनाई दी थी। इसके बाद आहिस्ता से थूको और अगर थूक तुम्हारे मुंह पर वापस गिरता तो समझ लो कि तुम्हारा मुंह ऊपर है और इसके बरखिलाफ होने का मतलब ये था कि तुम्हारा मुंह नीचे है। बर्फानी तोदे में कई ऐसे लोग भी फंस कर हलाक हो चुके हैं जिन्होंने अपनी कोशिश तर्क नहीं की, लेकिन बजाय ऊपर आने के नीचे बर्फ खोदते रहे। नतीजे में मौत ही इनका मुकद्दर बनी। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी कोशिश की सिमत का तयन करना होगा। मैंने आहिस्ता से थूका। मेरे थूक मेरे चेहरे पर ही गिरा। मैं समझ गया कि मेरा चेहरा ऊपर की सिमत है। मैंने इसके बाद अपने उस्ताद की रहनुमाई हासिल की। अपनी तवानाई ज़ाया नहीं करनी। सबसे पहले अपना एक हाथ ऊपर की तरफ सीधा करो। अगर तुम्हारे ऊपर बर्फ कम हो तो हाथ बर्फ से बाहर निकल जाएगा, वरना चेहरे के सामने बर्फ खोद कर नीचे डालते जाओ और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाओ। तेज़ी की सूरत में ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और शायद तुम सुराख में मौजूद तमाम ऑक्सीजन ख़त्म करके दम घुट कर मर जाओ। मैंने अपना बायां बाजू ऊपर उठाया।
बर्फ गिरने की वजह से काफ़ी सख्त हो गई थी, लेकिन मेरे हाथ को आगे बढ़ने से ना रोक सकी। ये महसूस करके मेरा दिल बलियों उछलने लगा कि मेरा हाथ कलाई के ऊपर से आज़ादाना हरकत कर रहा था। मैंने हाथ जैसे ही अंदर खींचा, ताज़ा हवा का झोंका भी इसके साथ ही अंदर आया। चंद लम्हों बाद मैं अपने हाथों के बनाए हुए सुराख से बाहर निकल आया। बाहर निकलने के बाद लक्ष्मण को पागलों की तरह हरकत करते देखकर मैं हैरान रह गया। इसके दोनों हाथ खाली थे और वो कभी एक जगह और कभी दूसरी जगह खुदाई करके अपने साथियों को तलाश कर रहा था। खुदाई के साथ साथ वो जोर जोर से आवाज़ें भी दे रहा था और इसकी आवाज़ से ही मैंने इसे पहचाना था। सूबेदार साहब मोहन रोई शंकर जिस वक्त मैं बर्फ़ के ढेर से बाहर आया, इस वक्त मेरे जानिब इसकी पीठ थी। वो शायद एवला लांच के नीचे से आने से बच गया था। इसका रुख जैसे ही मेरी जानिब हुआ, इस वक्त तक मैं खड़ा हो गया था। रोई, ये तुम हो? वो दूर ही से पुकारा। रोई नामी आदमी भी बिल्कुल मेरी तरफ ही लंबा तड़ंगा था, इसलिए उसे मुझ पर रोई का शुबा हुआ। ये मैं हूँ मिस्टर लक्ष्मण। वो जैसे ही करीब आया, मैं आहिस्ता से बोला, तुम गंदे मसले, तू जिंदा बच गया है, यह सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। वो हद ज़बानी अंदाज में चीखा, ठहरो, पहले मैं तुझे नर्क में पहुँचा दूँ, फिर बाकियों का ढूंढूंगा। ये कहते ही मैं एक सिमत को दौड़ा। शायद उधर इसने अपना हथियार रखकर छोड़ा था। इसके पीछे मुड़ते ही मैंने अपनी जगह से उछला और बजाय दौड़कर इसको पकड़ने के पानी के अंदर छलांग लगाने के अंदाज में इस तरह इस पर जा पड़ा। मैं चूंकि इससे ज़्यादा बुलंदी पर था, इसीलिए भारी लिबास के बावजूद मुझे छलांग लगाने में वक्त न लगा और इसके मुंह से बेहतियार कर्राज खारिज हुई। मुझे पता था कि अगर वो हथियार हासिल कर लेता तो बगैर ताहीर के पूरी मैगजीन इसने मुझ पर हाली देनी थी। नहीं मिट्ठू, अब तेरी बारी ख़त्म हो गई। मैंने इसे गिरबान से पकड़कर खड़ा होते हुए तल्ख लहजे में बोला। सीधा होते ही इसने दोनों हाथों से मेरा गला दबोचने की कोशिश की, मगर मेरा भरपूर थप्पड़ खाकर बर्फ पर जा गिरा। इसके अंदाज में से मुझे पता चल गया था कि वो सिर्फ हथियार चलाने की हद तक ही ट्रेंड शुदा था। खाली हाथों शायद वो आम आदमी पर भी काबू ना पा सकता। मेरा थप्पड़ खाकर इससे दोबारा उठने की कोशिश नहीं की। नीचे झुककर मैंने एक मरतबा फिर इसके गिरबान से पकड़कर सीधा करके खड़ा कर दिया। हाँ लक्ष्मण, अब बताओ, पाकिस्तान आर्मी हेजड़ों का ग्रुप है या इंडियन आर्मी? मुझे मार कर तुम बच नहीं सकते। वो धमकी देने से बाज न आया। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है गधे। तेरे जैसे अहमक ना जिंदगी ले सकते हैं और ना ही दे सकते हैं। मैं इस सारे इलाके से वाकिफ हूँ, तुझे तेरे इलाके तक पहुँचा सकता हूँ। उसने एक और चाल चली, या शायद सचमुच में वो इस इलाके से वाकफियत रखता था। मुझे तेरे जैसे कमीने की मदद की जरूरत नहीं। ये कहते हुए मैंने इसे अपनी सिमत खींचा। दूसरे ही लम्हे इसकी गर्दन मेरे बाएं बाजू के स्कंजे में थी और कटाह की आवाज के साथ ही वो मुर्दा छिपकली की तरह मेरे हाथों में झूल गया। इसकी तलाशी लेने पर मुझे इसकी जेबों में से एक फालतू मैगजीन, थोड़ी नकदी और चंद फोटो मिले थे। फोटो मैंने वापस इसकी जेब में डाल दिए थे। अलबत्ता मैगजीन और पैसे मैंने अपने पास रख लिए थे और फिर इसे घसीट कर इसी गड़े में डाल दिया जिसमें से वो निकला था। गड़े को बर्फ से पाट करके मैंने इसकी हथियार की तलाशी करनी लगा। थोड़ी सी तलाशी के बाद मुझे इसका हथियार मिल गया। अपना पिट्ठू मुझे तलाश करने पर भी ना मिला, हालांकि इसकी मुझे अशद ज़रूरत थी। इसके बगैर खुराक की ज़रूरत का पूरा करना मुश्किल हो जाता। बहरहाल मैं पिट्ठू के लिए वहाँ खुदाई नहीं कर सकता था और मेरे लिए इस जगह का जल्द अज जल्द छोड़ देना ही नहायत ज़रूरी था। आसमान पर बादलों की हुक्मरानी थी। सितारे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसी सूरत में सिमतों की पहचान के लिए मुझे मुश्किल हो गई थी। मैं सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकता था और अंदाज़ा से ही मैं एक सिमत को बढ़ गया। कुछ कायरीन को मेरी सिमत का अंदाज़ा ना हो सकने की वजह बात हजम नहीं हो रही होगी और ऐसा महसूस करने वाले वो साथी होंगे जिनको अपने इलाके से बाहर जाने का मौका न मिला हो, वरना ऐसे हजरात जिनको दूर दूर सफ़र करने का मौका मिला हो वो बिलाशुबा मुझसे मुतफिक होंगे। मैंने कोशिश की कि जिस रास्ते से हम चल कर आए थे इससे थोड़ा हट कर चलूँ, अलबत्ता सिमत वही बरकरार रखनी थी क्योंकि इसी तरफ चलते हुए मैं जल्द अज जल्द इंडिया की हदूद पार कर सकता था। पोस्ट से चलते वक्त पानी की जो बोतल मैंने जेब में डाली थी वह अब तक मेरी जेब में ही थी। बोतल निकाल कर मैंने 2 घूंट पानी पिया, बल्कि पानी पीने के बजाय मैंने बर्फ़ चबाना कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि पानी इस वक्त तक बर्फ़ में तब्दील हो चुका था। अलबत्ता बर्फ़ मीठी थी कि इसमें वाफर मिकदार में चीनी हल थी। थकन और भूख से मेरा हाल बरहाल था, लेकिन मैं चलने पर मजबूर था। अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत से ज़्यादा मुझे घर की फ़िक्र थी। मुझे अंदाज़ा था कि जल्द अज जल्द घर पहुँचो से चचा जान की मुराद क्या थी। कंडाफूरों के दरमियान जितनी आसानी से दुश्मनी शुरू होती है इसका ख़त्म होना इतना ही मुश्किल होता है। ख़ानदान के ख़ानदान दुश्मनी की बैनर चढ़ जाते हैं।
इस सात दिलों में अगर कोई अच्छाई थी तो वह सिर्फ इनकी औरतों पर हाथ ना उठाने की थी। लेकिन गोली और आग किसी औरत को नहीं पहचानती, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मुखालफिन के घर को आग लगा दी गई, जिसके बाद औरतों और बच्चे तक जल गए। मुख्तलिफ किस्म के अंदेशों और वसवसों में मैं घर के तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। गर्म जैकेट और पाजामा पिट्ठू में रह गया था, इसीलिए 10-15 मिनट से ज़्यादा आराम के लिए रुकना मेरे लिए नामुमकिन था। मुझे चलते हुए बमुश्किल घंटा सवा घंटा गुजरा हुआ होगा कि हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। मैंने अपना सफ़र जारी रखा कि रुकने का मतलब मौत था, और बर्फ़ की मौत आग की मौत से ज़्यादा खतरनाक होती है। बर्फबारी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती गई। आगे जाकर रास्ता दो अतराफ में तकसीम हो गया। कुछ देर वहाँ ठहर कर मैंने अल्लाह का नाम लिया और एक सिमत मुंतखब करके चल पड़ा। रास्ता तकरीबन हमवार ही था। अचानक मुझे दूर से हल्की सी रोशनी की झलक दिखाई दी। ये इंडिया की कोई पोस्ट ही हो सकती थी। मैंने अपना रुख रोशनी की जानिब मोड़ लिया कि कुछ खाने की सबील की जाए। रास्ता बतदरीज ऊपर कोठना शुरू हो गया था। नाले की शिमाली सिमत मेरे अंदाजे के मुताबिक थी। वो कोई और सिमत भी हो सकती थी, लेकिन मुझे शिमाली सिमत महसूस हो रही थी। एक काफ़ी ऊंची टीकरी थी, वहीं से रोशनी की शुआएं फूट रही थीं। मुझे ये पार्टियों के लिए रास्ते में कायम की गई चौकी महसूस हो रही थी। बाद में मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। इस किस्म की चौकियों पर संतरी बहुत ज़्यादा मुस्तैद से ड्यूटी नहीं देते, और वैसे भी मौसम इस किस्म का था कि संतरी का चौकस रहना हद मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद टेकरी के ऊपर चढ़ते वक्त मैंने एहतियात से काम लिया। रोशनी खिड़की में से लगे एक शीशे से निकल रही थी। ये शीशा गालबन संतरी की दीदियानी के लिए इस्तेमाल होता था। चढ़ाई चढ़ते ही मैं बर्फ पर लेट गया और करालिंग करता हुआ रिहायशी कमरे की सिमत बढ़ गया। नरम बर्फ के अंदर करालिंग का अपना ही लुत्फ है, लेकिन वैसा वक्त नहीं था कि वो शुगल जारी रख सकता। जैसे ही मैं इमारत के नज़दीक पहुंचा, मुझे दाखिली दरवाजे दिखाई दिए। रोशन खिड़की और दरवाजे के माबैन 10 फीट के करीब फासला था। कुछ और नज़दीक जाने पर मुझे रेडियो पर नशर होने वाले वो गाने भी सुनाई देने लगे जो लाजमन संतरी सुन रहा था। मैं आहिस्ता से ज़मीन से उठा और राइफल को दाएं हाथ में पकड़कर एकदम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। ये एक छोटी सी गैलरी थी जिसमें तेल के कैन को ऊपर रखकर रेडियो बज रहा था। एक लालटेन दीवार के साथ लटकी हुई थी। संतरी गायब था। मुझे दूर से जिस खिड़की से रोशनी नजर आई थी वो रिहायशी कमरे की खिड़की थी। दरवाजे के सामने बाथरूम था जिसमें मिट्टी के तेल का दिया जा रहा था। बाथरूम का दरवाज़ा खुला था, इसके अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। मैं दबे कदमों अंदर की तरफ बढ़ा जहां किसी के बातें करने की मदम आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाजे से कान लगाए। कोई वायरलेस सेट पर बात कर रहा था। इसकी ज़ोरदार आवाज़ दरवाज़ा बंद होने की वजह से मुझे निहायत मदम सुनाई दे रही थी। पार्टी के वापस पहुंचते ही मैं इतला दे दूंगा सर, अवर। दूसरी जानब से भी कुछ कहा गया, लेकिन मुझे वाज़े सुनाई ना दिया। ठीक है सर, अवर, वो दोबारा बोला। दूसरी तरफ से शायद राब्ता ख़त्म हो गया था। इसके बाद मुझे कोई आवाज़ सुनाई ना दी। मैं दरवाजे के साथ इस तरह पीठ लगाकर खड़ा हो गया कि संतरी के अंदर दाखिल होते ही मैं इसे संभाल सकूं। चंद ही लम्हों के बाद मुझे दरवाजे पर आहट सी सुनाई दी। मैं चौंकना हो गया, लेकिन कमरे में से कोई भी बरामद न हुआ। मजीद चंद लम्हे गुजरने के बाद मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैं कमरे के अंदर घुसने पर तैयार हो गया। गन दोनों हाथों में पकड़कर मैंने ठोकर मारकर दरवाज़ा खोला और तेजी से अंदर दाखिल हो गया। अंदर 2 आदमी हाथों में ताश पकड़े खेल रहे थे। बाकी तमाम कमरा खाली पड़ा था। मेरे अंदर घुसते ही उन्होंने हड़बड़ा कर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन मेरी दहाड़ सुनकर अपनी जगह पर साकन हो गए। खबरदार, अगर किसी ने हरकत की तो भून डालूंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए।